बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तमैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पा लिया है उनके लिए मन मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहे हैं उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। मित्र और शत्रु दोनों ही मनुष्य के अंदर होते हैं। वश में किया हुआ मन मित्र होता है और अशांत मन शत्रु। वश में किया हुआ और नियंत्रण में रखा हुआ मन ही शाश्वत शांति की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। सुप्रभातम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और तिथि, वार, नक्षत्र आदि को बताने वाले आज का पंचांग सुनते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। जो व्यक्ति शास्त्रों के ज्ञान और अपने अनुभव से संतुष्ट है, जो विचलित नहीं होता है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है, वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। इसी प्रकार की अनेक प्रेरणादायक वचनों को आप तक पहुंचाता है हमारा अगला प्रभाग सुभाषित। सुनते हैं आज का सुभाषित। आपन्नाशाय विबुधे कर्तव्या सुहृदो मलाः न तरत्यापदं कश्चित् योऽत्र मित्र विवर्जितः। बुद्धिमान को संकट काल के लिए उत्तम मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई मित्र बिना संकट से पार नहीं हो सकता। Wisdom should need to make best friends for crisis, as only they can escape from adverse conditions. भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है भारतीय सनातन ग्रंथ, जो त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों के तार्किक चिंतन का परिणाम है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के अंक में बात करेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा और उसके यौगिक विज्ञान पर आधारित ग्रंथ योग दर्शन की, जो मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण आदि के साथ ही 6 आस्तिक दर्शनों का भी विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। इन्हें षट दर्शन भी कहते हैं। ये 6 दर्शन हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी द्वारा प्रणीत ग्रंथ है और वेदांत दर्शन के रचयिता हैं महर्षि बादरायण। इन 6 दर्शनों में से आज बात करेंगे यौगिक विज्ञान के अभूतपूर्व ग्रंथ योग दर्शन के विषय में, जिसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। मूलतः संस्कृत शब्द योग के 3 अर्थ हैं: समाधि, जुड़ना और संयमन। प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमर कोश के अनुसार योग ध्यान की संगति है, ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है और 2 वस्तुओं की संगति अर्थात मेल को भी योग कहते हैं। यजुर्वेद के 5वें मंडल का प्रथम मंत्र है युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। विप्रा अर्थात ज्ञानी जन बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मनः युञ्जते अपना मन लगाते हैं, धियः युञ्जते उसी में अपनी बुद्धि लगाते हैं। इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का तात्पर्य मन को परमात्मा में लगाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना, अर्थात योगियों में भी वो योगी मुझे अत्यंत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है और निरंतर मुझ में लगा हुआ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मन वचन कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि योग दर्शन का प्रथम सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है, एक नियंत्रण है। योग दर्शन का दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात सर्वथा रुक जाना ही योग है। योग दर्शन 4 पदों में विभाजित है, समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। योग दर्शन के इन 4 पदों में विभाजित योग सूत्रों में मुख्य रूप से योग के 8 अंग अर्थात अष्टांग योग का महत्व बताया गया है। योग के 8 अंग हैं यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंगों के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम सुप्रभातम और भारतीय ज्ञान परंपरा का अगला अंक। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। यौगिक स्वास्थ्य के बाद अब चिकित्सकीय स्वास्थ्य की बात करते हैं और योग चिकित्सा के माध्यम से कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए इसकी बात करते हैं। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की कमी होने पर शारीरिक विकास प्रभावित होता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी को कैसे दूर किया जाए, जानने के लिए देखते हैं किरण भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। विटामिन डी की भूमिका हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी का हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए भी विशेष योगदान है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी विटामिन डी की भूमिका अहम है। डी जो 80% हमारी जरूरत है विटामिन डी की, वो सूरज की रोशनी या सनलाइट से होती है। ये सनलाइट जब हमारी स्किन पर गिरती है तो उससे विटामिन डी बनता है और यह विटामिन डी खून में जाके हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को सुरक्षित करता है, उनको पावर देता है, उनसे विकास होता है। और अगर विटामिन डी की कमी होती है, जैसे हम सनलाइट पे नहीं बैठते, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है, मांसपेशियों का विकास पूरा नहीं हो सकता है, मांसपेशियों में कमी आ सकती है और ये तो मुख्य कारण है। इसके अलावा विटामिन डी के और कई भी छोटे छोटे रोल हैं जिनमें बॉडी को पूरे नॉर्मल तौर से काम करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने और इनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। आवश्यक है कि शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सके। जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, तो उस स्थिति में बच्चों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर गर्भवती माँ है तो उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और एडल्ट्स में रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। आमतौर पर 800 से लेके 1000 या 1200 यूनिट रोज का विटामिन डी चाहिए होता है एक नॉर्मल आदमी को। और इसके लिए हम अगर आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठ जाएं, जिसमें हमारे दोनों हाथ और चेहरा सूरज की रोशनी से एक्सपोज हो, और लगातार अगर आधा घंटा अगर हम बैठ जाएं तो हमें इतना विटामिन डी मिल जाएगा जितनी हमारी उस दिन की जरूरत है। और इसमें ध्यान रखें कि जब सूरज की रोशनी चमड़ी पर गिर रही है तो हमने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई हुई हो, ग्लास के थ्रू नहीं आ रही हो या बीच में कोई कपड़ा नहीं हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 10 मिनट सवेरे बैठे 10 मिनट शाम को बैठे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हमको बैठना है तो हमें लगातार आधा घंटा बैठना है, उससे हमको उस दिन का विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। धूप में कुछ समय के लिए अवश्य बैठें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बने और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए अगले प्रभाग योग की तरफ बढ़ते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। शरीर को सही अवस्था में रखने के लिए योग सहायक हो सकता है। कौन सी क्रियाएं इसके लिए उपयोगी हैं, आइए देखते हैं योग प्रभाग में। आजकल की आरामदायक जीवन शैली में बहुत नरम गद्दों पर सोने, बहुत नरम स्पंज वाले सोफों पर बैठने, मोबाइल को कंधे पर दबाकर बात करने या स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने, ये सब कुछ जब बहुत लंबे समय तक किया जाता है तो शरीर की संरचना में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पोस्चर बिगड़ जाता है। वैसे तो योग के सभी आसन रीढ़ की हड्डी को समग्र बनाने में, पोस्चर को सुधारने में और पूरे बॉडी को अलाइन रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। उनमें से आज हम जानते हैं कुछ आसन। पहला हम जानेंगे ट्विस्ट। सुखासन में इसी पोजीशन में बैठ जाएं, क्रॉस लेग। एक हाथ को हम विपरीत घुटने पर रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे रखेंगे और उसके बाद अपने कंधों को और अधिक पीछे घुमाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे। तो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को अलाइन करने, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा आसन है पर्वत आसन। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब अपने पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छा खींचाव आता है और बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होता है। धीरे से वापस आएंगे। तीसरा हम करेंगे उत्कट आसन। पैरों में कंफर्टेबल दूरी। श्वास लेते हुए हमें पंजों पर आना है, हाथों को कंधे के लेवल पर लेना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैठना है। कुछ देर इसी स्थिति में रुकना है। धीरे से श्वास लेते हुए हम वापस आ जाएंगे और आसन से वापसी करेंगे। ये बैलेंसिंग का पोस्चर हमारे माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, पैरों को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी को अलाइन करता है। इस प्रकार से योग के आसन को नियमित करने से आप अपने बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आइए इसी विषय पर जानेंगे कुछ विशेष प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। देखा ये गया है कि हमारे शरीर का जो अलाइनमेंट है, बैलेंस, वो बराबर नहीं रहता, क्योंकि हम एक हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे से कम। एक बाजू ज़्यादा हम आराम से बैठते हैं, दूसरी बाजू से कम। एक पोस्चर ले रही है, पाँव इस तरफ ही रखना, उस तरफ हम नहीं रखते, यानी हमारी अलाइनमेंट में ही सब गड़बड़ है। बहुत ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। जैसे आप बैठकर उठते हो तो दोनों पैरों के बीच का अंतर बिल्कुल समानांतर हो, दोनों पैर पर सही वज़न देकर आप उठे हों और इसकी आदत डालें। जब आप चल रहे हो तब भी ध्यान से दोनों पैरों पर ध्यान रख के चलें। जब आप कुछ काम भी कर रहे हो तो अगर राइटी हैं तो लेफ़्ट हैंड से भी कोई न कोई काम ज़रूर करें कि जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहे। योग में तो यही है कि अगर आसन एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे आसन से करते ही हैं, इसलिए अलाइनमेंट ठीक रहता है। दिन में बहुत बार ऊपर की ओर देख लें, क्योंकि आगे बैठकर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा ट्विस्ट कर लें, हर घंटे थोड़ा सा उठ के चल लें, बड़ा कमर पर भारीपना नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना, और ये करते रहेंगे तो शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और साथ में मन भी सही चलेगा। नमस्कार। और कार्यक्रम में पुनः लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं संस्कृत पाठशाला। और इसके लिए आप सभी को लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में, जहां आप संख्या 3 के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जानेंगे हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां नमोस्तु सर्वेभ्यः। स्वागतम करोमि भवतां समेषामहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 3 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए, 3 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं त्रीणि, पर पुल्लिंग में हम 3 को कहते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में भी त्रीणि यह कहा करते हैं। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेने का है अब समय। सबसे पहले संख्या 3 इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम जान लेते हैं। अहम गवीशः नीतिशः च आहत्य त्रयः जनाः अत्र स्मः, जिसका अर्थ है मैं, गवीश और नीतीश कुल मिलाकर 3 लोग यहाँ हैं। अब 3 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सा उषा दीपिका च इति तिस्रः क्रीडिकाः भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ताः, जिसका अर्थ है वह, उषा और दीपिका, ये 3 क्रीडिकाएं भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त हैं। संख्या 3 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख रूपाणी त्रीणि स्थानानि कस्मै न स्युः प्रियाणि, जिसका अर्थ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 3 स्थान किसे पसंद नहीं होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हम त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि स्थानानि जैसे प्रयोग साधारण रूप से जैसे ही करते हैं तो संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखते हुए बालकाः, बालिकाः, स्थानानि आदि प्रयोगों में 3 इस संख्या का कम से कम उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों में 3 संख्या तो स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित होती ही है, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 और उससे ज्यादा किसी भी संख्या के लिए हम इन्हीं बालकाः, बालिकाः, स्थानानि का प्रयोग किया करते हैं। अतः यहाँ त्रयः, तिस्रः और त्रीणि इन संख्या बोधक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यह हम कह सकते हैं। हम आपको 1 और 2 संख्याओं के एकत्व द्वित्व के क्रम में बताते रहे हैं कि संख्याओं के एकवचन, द्विवचन और अब बहुवचन के बारे में विस्तार से तब बताएंगे जब हम फलम, फले, फलानी जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 3 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे, जैसे 3 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में तृतीयः, स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य तृतीया अनुसूची पठनीया।
जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान तीसरा है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य स्थानं तृतीयम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 3 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत नमो नमः, पुनर्मिलामः। तो संस्कृत भाषा का आप अभ्यास करते रहिए। संस्कृत भाषा सीखने के बाद अब बात करते हैं देश में चल रही सकारात्मक गतिविधियों की। रेत जो बहुत आसानी से हाथ से फिसल जाती है, क्या उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सकता है? क्या उसमें जीवन को ढूंढा जा सकता है? जी हाँ, सुदर्शन पटनायक ने कुछ ऐसे ही बोलती हुई रेत कृतियों की आकर्षक रचना की, उसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उड़ीसा के पुरी के समुद्र तट पर रेत का इस्तेमाल कर जीवंत कलाकृतियां बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। पूरा विश्व उनकी इस कला का कायल है। सुदर्शन की इन रेतीली कलाकृतियों से तो सभी वाकिफ हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर शांति की खोज के लिए बैठने वाले सुदर्शन कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सुदर्शन पटनायक ने रेत को अपना दोस्त बनाकर अपनी भावनाओं को रेत पर उकेरना शुरू किया। आज दुनिया भर के पर्यटक ओडिशा के समुद्र तट पर रेत की कृतियां उकेरने वाले इस कलाकार और उसकी कृतियों को देखने आते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समुद्र तटों पर बिखरी पड़ी रेत का इतना बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है कि दुनिया भर में इस कला की एक अलग पहचान बन जाए। किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर वो रेत कला के माध्यम से मानवीय संवेदनाएं उकेरने में सदैव आगे रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये रेत कला ना उन्हें विरासत में मिली और ना ही उन्होंने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली। उनके पास कैनवस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रेत को ही कैनवस बना डाला। सबको पता है कि ये रेत है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। उसमें बारिश कभी आ जाता है, कभी हवा चलता है, बट उसमें मेनली डिपेंड करता है कि किस टाइप से हम स्कल्पचर बनाते हैं, उसका टॉपिक, उसका एक्सप्रेशन वो बोलना चाहिए, जैसे कि वो कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। दरअसल छोटी सी उम्र में पिता के साय से वंचित हो जाने के बाद बड़ी गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। उन्होंने घर में झाड़ू भी लगाई, रूखा सूखा खाया, लेकिन अभावों और मुश्किलों से उन्होंने हार नहीं मानी और जुट गए जीवन के मायने ढूंढने में। ड्राइंग सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो खुद को अभिव्यक्त करने के लिए धीरे धीरे समुद्री रेत को उन्होंने दोस्त बना डाला। गोल्डन सैंड से भरपूर रेत में उन्हें जीवन का संदेश दिखा और उन्होंने इसे जीवंत बना दिया। हर कोई यूथ को ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी फील्ड में काम करें, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है। अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कठिन परिश्रम, एकाग्रता और श्रम साध्य कला की इस विधा को आज सुदर्शन पटनायक ने भारत की पहचान बना दिया है। अभिव्यक्ति का एक ऐसा उल्लेख जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। मानवीय सभ्यता के लिए जरूरी अनेक विषयों पर उनकी रेत कृति हमेशा एक मजबूत संदेश देती नजर आती है। चाहे वो जश्न का माहौल हो, धार्मिक, आध्यात्मिक संदेश, पर्यावरण संरक्षण, सेना की हौसला अफजाई या फिर आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देना या जलवायु परिवर्तन के खतरे से दुनिया को आगाह कराना। आजकल सुदर्शन पटनायक नई पीढ़ी को सैंड आर्ट का हुनर सिखाते हैं ताकि उनके बाद की पीढ़ी भी इसे जिंदा रख सके। शहला रिगात की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। तो कला अपनी पहचान स्वयं बना लेती है, इसका स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं सुदर्शन पटनायक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का अंत करते हैं, किंतु उससे पहले जान लेते हैं कुछ और बातें। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। इस संसार में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। परंतु एक अच्छे मित्र की संगति चंद्रमा और चंदन दोनों से शीतल होती है। अतः मित्रता का चुनाव बहुत सोच समझकर ही करें। आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।